राधे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सीबीएसई का सीटेट का जो 20 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी 2022 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। जो पहला सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज नॉन यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो टॉप से बॉटम और सेंटर से आउटवर्ड्स फ्लो होता है। दूसरा, ये नर्चर और नेचर दोनों पे डिपेंड होता है। और तीसरा, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट में ये अकर होता है। ओके, देन कम्स टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज cephalocaudal प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। इसका आंसर होगा मोटर डेवलपमेंट। एंड नाउ कम्स टू क्वेश्चन 3, which period is sensitive period pertaining to language development। सो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो सेंसिटिव पीरियड होता है। मैं थोड़ा ये जो है इसको हाईलाइट करता चलूँगा जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सकें कि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है वो सेंसिटिव पीरियड है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन 4, which socialization occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop in initial cognitive skills। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सी सोशलाइजेशन जो है जिसमें फैमिली से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फैमिली से स्टार्ट जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। देन स्कूल की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछ रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। सो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, from a Piagetian perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge, taking new information into the existing body of knowledge, यानी कि पहले से जो नॉलेज है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना, ये कहलाता है आपका एसिमुलेशन। मीना हैज begun to use words and starting understanding that वर्ड्स को यूज कर पा रही है मीना, और वर्ड रिप्रेजेंट को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मीना के किस फेज में आता है? तो ये आता है आपका ये आता है आपका प्री ऑपरेशनल फेज में, जब बच्चा जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लेता है और अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन नहीं होता उस टाइम पे, प्री ऑपरेशनल फेज में। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 कि जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है इसका कंसेप्ट किसने दिया है? इसका कंसेप्ट दिया है लेव विगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 9, which statement correctly lays out the fundamental principle of लेव-विगोत्स्की थ्योरी। जो लेव-विगोत्स्की थ्योरी है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है? सो लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। जो लर्निंग है वो एक सोशल एक्टिविटी है, ये लेव-विगोत्स्की ने कहा है। An example of pedagogical strategy that would promote meaningful learning। तो मीनिंगफुल लर्निंग किस स्ट्रेटेजी के द्वारा प्रमोट हो रही है? तो इसका आंसर होगा फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग पे ध्यान देना है, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कितना सीखा है उसका असेसमेंट नहीं करना, हमें असेसमेंट करना है सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, which are one of the following development theory advocates that cognitive development precedes symbolic language development in a child। तो पियागेट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये चीज बताती है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पहले होता है प्रीसीड सिंबलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, इस समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास के पूर्वगामी है। यानी कि सांकेतिक भाषा विकास होगा उससे पहले
उसमें संज्ञानात्मक विकास हो चुका होगा। ये कौन बताता है? पियागेट की पियाजे की पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताती है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not an effective practice adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype? जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाने वाली कौन सी प्रैक्टिस है? इसमें क्या है? सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स को उसने अलग अलग बिठा दिया है। ये शो कर रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13. Paro helps her father in his carpentry shop where she successfully measures wooden blocks using techniques taught by her father. तो यहाँ पे क्या कर रही है? मेजर वुडन ब्लॉक्स को मेजर कर रही है वो। She is recently admitted to public school under EWS स्कीम के अंतर्गत वो स्कूल में एडमिट हुई है। Where she is unable to cope up with the academic demands, especially in this situation. The teacher should, तो वो क्या है कि कोप अप नहीं कर पा रही है स्टडी के साथ, तो इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेल पारो दैट शी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी, बिल्कुल नहीं। गिव टेस्ट एंड एनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल नहीं। जब वो कर ही नहीं पा रही है तो उसे टेस्ट वगैरह से क्यों वो करो। कंटेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल, यानी कि आउटसाइड द स्कूल जो उसने एक्सपीरियंस मैथमेटिकल एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम सेट करना चाहिए। कब? जब वो कोप अप विद द एकेडमिक डिमांड्स, जब वो अनेबल है एकेडमिक डिमांड्स के साथ कोप अप करने में। क्वेश्चन नंबर 14. सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, rhythms and meaning of words characterize which type of intelligence? तो ये किस टाइप की इंटेलिजेंस को दिखा रहा है? तो ये आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, जिसमें आप सेंसिटिव साउंड्स की सेंसिटिविटी, रिदम और मीनिंग ऑफ वर्ड्स को करेक्टराइज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. इन ए सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, जब सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात आती है तो आप क्रिएटिव को एज्यूम किया कीजिए। विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड, यानी कि सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के लिए किस टाइप का जो असेसमेंट मेथड है वो प्रेफर किया जाना चाहिए? तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी कि सहयोगी प्रायोजित कार्य हमें प्रेफर करने चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ना ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट और ना ही मेमोरी रिकॉलिंग पे जो टेस्ट बेस्ड है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन एस्पेक्ट्स एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन इम्प्लाइज, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग है? तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स, यानी अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनके साथ सहायता करना, ये क्या होता है? कंटिन्यूअस का मीनिंग। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू सेट, कैसे गोल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि आपको उसमें मास्टरी हासिल करनी है, उसमें एक्सेल हासिल करना है जो भी आप सीख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इनमें से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन कौन सा है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है, यानी कि समावेश का नियम क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। नेक्स्ट इज ए चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, यानी कि पार्शियल विजन है उसका, आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसमें क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि शुड बी एनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, बिल्कुल नहीं। उसको क्या है? नीड्स टू बी इन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल नहीं, उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं रखेंगे। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, यानी कि उसे समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम,
तो क्लासरूम में क्रिएटिविटी किस प्रैक्टिस के थ्रू शो हो रही है? तो इसमें होगा आपका एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर। देखिए इमेजिनेटिव आंसर्स को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। एम्फेसाइज ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग लगा रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। एम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, संकुचित थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। टॉलरेंस टू डिसेंट, ये भी सही है, यानी कि अभिसारी चिंतन पर भी बल देना ये गलत है, लेकिन असहमति के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4। Next question 21. Which of the following strategy is not in line with philosophy of inclusion? Philosophy of inclusion के अंतर्गत नहीं आती है। To help a child with autism in your class who is finding it difficult to cope up with group activity, यानी कि वो ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कि गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, बिल्कुल नहीं। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विद लेस नॉइस, बिल्कुल भी नहीं। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, उसको स्पेशल स्कूल में भेज के उसकी पढ़ाई करवानी चाहिए। सेकंड 22nd इज इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों को एनकरेज करना चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए, एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने के लिए। So question number 23 is school must enable children to find their voices, nurture their curiosity to do things, to ask questions, to engage in discussions and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge। ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्सचुअल नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने के बजाय हमें उनकी क्यूरियोसिटी को नर्चर करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछना, कुछ काम करना या डिस्कशंस में एंगेज होना। ए इज करेक्ट। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। लर्निंग जो है, अधिगम का स्वरूप जो है क्रियाशील एवं सामाजिक है, तो इसका जो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। और लर्निंग जो है एक्टिव है और सोशल है करेक्टर में, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन ए पार्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज, उनको क्या कहते हैं? उनको कंसेप्ट मैप्स कहते हैं। कंसेप्ट मैप्स किसे कहते हैं? ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग जो यूज किए जाते हैं। Now comes to choose the example that illustrates intrinsic motivation, यानी कि जो अंदर से आपके मोटिवेशन आती है उसको कौन सा एग्जाम्पल दिखा रहा है। तो रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल, यहाँ पे क्या है? स्कोर वेल करने के लिए कर रही है, तो ये नहीं होगा। रोमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी, यहाँ पे रिवार्ड्स की इच्छा कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। रामा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार, यहाँ पे भी रीडिंग स्टार बनने के लिए वो कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने के लिए वो पढ़ाई करना चाह रहा है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा, अंदर से, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल चाह नहीं है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26, which of these strategies is not effective in helping students cope with anxiety, यानी कि एंजाइटी से बचाव के लिए सहायता किस स्ट्रेटेजी द्वारा हो सकती है? तो इसका होगा टीचिंग द मेथड फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल नहीं। एंजाइटी है उससे बच्चे को, सॉरी ये तो अच्छी बात है, टीचिंग देम एंजाइटी से बचने के लिए, ये सही है। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक टर्म गोल्स, ये भी सही है, रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। हेल्पिंग देम टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एंक्स फीलिंग, उससे क्यों हो रहा है वो चिंतित, उसको भी उसकी चीज की भी जानकारी होनी चाहिए।
और कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन अनदर इन क्लासरूम, अगर वो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उसे एंजाइटी होगी। तो ये गलत है, यानी कि हमें गलत को ही चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, Rachita, a mathematics teacher, tries to analyze the errors made by her students in identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this to रचिता क्या कर रही है, एरर्स को एनालाइज कर रही है स्टूडेंट्स ने जो बनाए हैं, सो दैट बाय हर स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑपरेशन, कि करेक्ट ऑपरेशन कौन सा लगेगा, इस चीज़ का पता करने के लिए वो एनालाइज कर रही है स्टूडेंट के एरर्स को। तो वो किस लिए कर रही है, उसके लिए ऑप्शन है आपको जो दिए गए हैं। सेग्रीगेट स्टूडेंट हु मेक मोर एरर इन कंपेरिजन टू अदर्स, स्टूडेंट्स की छटनी करने के आपस में सेग्रीगेट करने के लिए, जहाँ सेग्रीगेट वर्ड्स आ जाए वो तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि हमें मिलजुल के पढ़ाना सिखाना है, ना कि उनको अलग अलग करना है। गिव मोर क्वेश्चन टू देम एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। करेक्ट द एरर्स बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, क्या करना है, एरर्स को करेक्ट करना है ज़्यादा क्वेश्चन दे देके, ये कोई सही तरीका नहीं है एरर्स को करेक्ट करने का। अंडरस्टैंड द एरर्स इज दे आर ए विंडो टू चिल्ड्रन थिंकिंग, तो हमें क्या करना है, त्रुटियों को समझना है, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो किस पे जोर डालती है, किस पे बल देती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 जो है ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चा जो है वो मीनिंगफुली कब सीखेगा, लर्न मोस्ट मीनिंगफुली कब करेगा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो है, थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, बार बार मैकेनिकल प्रैक्टिस करने से उसे उसका लर्निंग नहीं हो पाएगी। when they are actively engaged in task and activities, जब वो टास्क और एक्टिविटीज में एक्टिवली एंगेज होगा तो मीनिंगफुली लर्न कर पाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 13, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू रेंज ऑफ स्विचेबल मटेरियल्स एंड स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इन अ वे ऑफ प्रमोटिंग, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं, कॉग्निटिव लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, ये है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग में क्या है, हम एक्सेस दे रहे हैं रेंज ऑफ स्विचेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, उनकी लर्निंग को सेल्फ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस में आता है। सो थैंक यू गाइस, ये सीडीपी का जो क्वेश्चंस आए हैं 30 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Now we will move forward for mathematics. Thank you guys.